मतलब कोई पर्टिकुलर सीट से इच्छुक मुझे नहीं? मैं चुनाव लड़ने के व्यक्तिगत रूप से बोले, मैं विधायक हूँ, मुझे चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता है? राजनांदगांव से भूपेश बघेल चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्यों राजनांदगांव जा रहे हैं भाई? दुर्ग से लड़ना चाहिए उनको। दुर्ग से पहले भी लड़े हैं, अब यहाँ भी मौका है, लड़ना चाहिए उनको। देखिए, भूपेश बघेल जी को खुद को तय करना है कि उनको लोकसभा लड़ना है कि नहीं लड़ना है। बिल्कुल। और लड़ने के लिए भूपेश बघेल के लिए 3-4 सीटें बिल्कुल इशारा समझ आ रहा है, कुछ कुछ उनके चेहरे पे मुस्कान और बहुत सारी चीजें और आपको अगर समीकरण। दिल्ली की राजनीति करना है तो आपको जाना पड़ेगा, लोकसभा लड़ना पड़ेगा, प्रोटोकॉल मेंटेन होता कि। हाँ, मैं आपको इतिहास बता रहा था जी, थोड़ा इतिहास, राजनांदगांव के इतिहास पे चलते हैं। 1971 में मुंबई से एक व्यापारी हैं राम साहब पांडे जी, वो अचानक कांग्रेस की टिकट लेकर के राजनांदगांव पहुंचते हैं, नामांकन भरते हैं और रानी पद्मावती जो राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह की पत्नी थी जी, उनको चुनाव हराकर वो दिल्ली पहुंच जाते हैं जी। तो बाहर के लोगों को राजनांदगांव की जनता बहुत प्रेम से गले स्वीकार कर लेती है, दयालु है। थोड़ा भी नेतृत्व क्षमता हो, उनमें लगे कि इससे राजनांदगांव का मान बढ़ेगा तो उसको स्वीकार करने में दिक्कत राजनांदगांव के लोगों को नहीं रही है। जी, तो ऐसे में फिर दाऊ जी का सामना किससे होगा? मधु से या फिर संतोष से या फिर कोई नया नाम? अभी जो स्थिति वहाँ जो जनचर्चा है, संतोष पांडे जी की टिकट को लगभग ये बताया जा रहा है कि उनको रिपीट करना बहुत मुश्किल है। जी, नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। और आपने बिल्कुल सही सुना होगा और देखा भी होगा, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है। जिस तरह से क्रिकेट के आखिरी गेंद तक मैच में कुछ भी हो सकता है, उसी प्रकार राजनीति में भी कुछ भी हो सकता है। आलोक जी एकदम सही कह रहे हो? एकदम सही, एकदम सही। राजनीति कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है और हुआ भी है और आगे भी कुछ भी निर्णय हो सकते हैं। तो आज हम लोग इसलिए बैठे हैं, आलोक जी लंबे समय बाद बैठे हैं आप लोग को देखने, आप लोग से बात करने के लिए। दरअसल कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई रायपुर में। उस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में तमाम कांग्रेस के नेता रहे। उस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में ये तय किया गया, ये तय करने की कोशिश की गई कि कौन नेता कहां से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, 11 सीटों में किस नेता को हम मैदान पर उतार सकते हैं। तो कल कई सारे नाम सामने आए थे कि ये यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, इनका नाम प्रस्ताव दिया गया है। तो सबसे बड़ा जो नाम था, सबसे चौंकाने वाला नाम था, किसी ने सोचा नहीं था कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन के विधायक भूपेश बघेल राजनांदगांव से चुनाव लड़ाने की तैयारी उनको की जा सकती है। हालांकि इसका प्रस्ताव जो है पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने दिया। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि भैया भूपेश बघेल जी को जो है राजनांदगांव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाना चाहिए, जहां मौजूदा सांसद बीजेपी से संतोष पांडे है। अब ये बातें, मतलब ये कितना संभव हो सकता है, क्या हो सकता है, वहाँ पे राजनीतिक उथल पुथल क्या हो सकती है, और इसी बहाने हम राजनांदगांव के थोड़े इतिहास पर जाएंगे कि इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि नहीं, और हुआ है तो क्या हुआ है। आलोक जी स्वागत है आपका भिलाई टाइम्स में एक बार फिर से, और चर्चा थोड़ी गहरी हो सकती है, बहुत गंभीर भी हो सकती है जी। एक्चुअल में भूपेश बघेल राष्ट्रीय राजनीति में एक पहचाना हुआ नाम है ईश्वर जी। 2018 में जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने जी, आपने देखा होगा कि कांग्रेस का जो मौजूदा दौर है, कांग्रेस की जो मौजूदा लीडरशिप है, उसमें भूपेश बघेल पहली पंक्ति में जी शामिल हो गए थे। चाहे वो असम का चुनाव रहा हो, चाहे वो यूपी इलेक्शन का प्रभार हो, चाहे हिमाचल का प्रभार हो जी, तो राष्ट्रीय राजनीति में भूपेश बघेल का दखल लगातार उस दौरान 2018 से 2023 तक बराबर रहा। और अभी भी स्क्रीनिंग कमेटी के और जो सीट शेयरिंग को लेकर के जो इनका गठबंधन, इंडिया गठबंधन, उसके मेंबर भी हैं भूपेश बघेल। तो भूपेश बघेल की राष्ट्रीय राजनीति में लगातार दखल बढ़ रही है यशवंत जी। और राष्ट्रीय राजनीति में आपको अगर बने रहना है जी, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको वहाँ दिल्ली रहना पड़ेगा, और दिल्ली रहना है तो लोकसभा या राज्यसभा जैसे बड़ी पंचायत जी में सदन में बतौर सदस्य आपको अगर रहें तो आप ज़्यादा प्रभावी रहेंगे जी। तो इस सोच के साथ मेरा ख्याल है कि भूपेश बघेल कदम बढ़ा रहे हैं, और बढ़ना भी चाहिए जी। भूपेश बघेल इसके पहले भी लोकसभा चुनाव दुर्ग से जी लड़े हैं ताराचंद साहू जी के खिलाफ, हालांकि उनको सफलता नहीं मिली जी। 2004 का लोकसभा उन्होंने दुर्ग से लड़े थे, फिर रायपुर 2009 वाला इलेक्शन जो है रायपुर लोकसभा रमेश बैस के खिलाफ लड़े, और बहुत दोनों लोकसभा में बहुत करीब टक्कर, करीब का मुकाबला रहा।
भूपेश बघेल बहुत ही कम अंतर से पराजित हुए थे। जी अभी जो नया राजनीतिक परिदृश्य बना है, जी। कांग्रेस में निराशा भी है यशवंत, जी कि सरकार गई है हाल में ही। अनएक्सपेक्टेड थी, वो सोचे नहीं थे कि किसी सरकार ने चले नहीं सोचा था, जाएगी। जी किसी कांग्रेस ने के नहीं लोग, क्या, अपन लोग तो सोच रहे थे जी हम लोग सोच रहे थे, हमारा आकलन था कि बीजेपी की सरकार बन जाएगी। कांग्रेस के लोगों ने ये नहीं सोचा था कि सरकार चली जाएगी। जी अभी उस निराशा से कार्यकर्ताओं को बाहर निकालने के लिए भी बड़े नेताओं को जी लोकसभा में लड़ना पड़ेगा यशवंत, तभी रिचार्ज हो पाएंगे। जी जब बड़े नेता चुनाव लड़ेंगे, संसाधनों के साथ लड़ेंगे, अपनी विश्वसनीयता के साथ लड़ेंगे, जी तो वो एक अलग वातावरण बड़े नेताओं के लड़ने से जी बनता आ है जाएगा। तो इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। भूपेश बघेल राजनांदगांव की चर्चा सिर्फ इसलिए हो रही है यशवंत जी कि राजनांदगांव पूरे 11 लोकसभा में राजनांदगांव एक ऐसी सीट है जो अपने गठन के बाद से ही जी बड़े नेताओं को, खास करके दूसरी जगह से कोई शिफ्ट अगर हो रहा है तो उसको स्वीकार करने में परहेज राजनांदगांव के लोग नहीं करते। नहीं किए हैं। उसकी वजह है कि राजनांदगांव नेतृत्व पसंद है, जी दमदार नेतृत्व होना चाहिए, अच्छा नेतृत्व होना चाहिए, जी जिसमें आगे की संभावना कुछ दिखती हो। जी राजनांदगांव के मतदाता वहाँ की तासीर थोड़ी अलग है। वैसे लोग वैसे लीडर को स्वीकार कर लेते हैं। जी इतिहास गवाह है ऐसे लोगों। 71 में 1971 में एक सीट बनी थी 1957 में, जी और अब तक 17 चुनाव हुए हैं, जी जिसमें 9 बार कांग्रेस जीती है जी और 8 बार जनता पार्टी, एक बार 77 में और 7 बार भारतीय जनता पार्टी जी वहाँ चुनाव। लेकिन मुकाबला टक्कर के रहता है, एकदम एक तरफा नहीं दोनों का। कभी एक तरफा नहीं रहा जी यशवंत। जी केवल 99 वाला मधुसूदन यादव और देवराज सिंह का जो चुनाव हुआ था, जी वो बार थोड़ा टाइट हुआ था, मतलब बड़े अंतर से, 1 लाख से भी अधिक अंतर से मधुसूदन यादव चुनाव जीतने में सफल रहे। 2009 का चुनाव 2009 का चुनाव था। जी उसके बाद से कभी इतना बड़ा फैसला, उसके बाद अभी संतोष पांडे भी 1.5 लाख से जीते थे 2019 का। जी तो मैं समझता हूँ कि अच्छा मुकाबला रहेगा। भूपेश बघेल, मैं आपको इतिहास बता रहा था जी, थोड़ा इतिहास, राजनांदगांव के इतिहास पे चलते हैं। 1971 में मुंबई से एक व्यापारी हैं राम साहब पांडे, जी वो अचानक कांग्रेस की टिकट लेकर के राजनांदगांव पहुंचते हैं, नामांकन भरते हैं और रानी पद्मावती जो राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह की पत्नी थी जी, उनको चुनाव हराकर वो दिल्ली पहुंच जाते हैं। जी दिल्ली पहुंचने के बाद राजनांदगांव कांग्रेस ने उनकी टिकट काट दी थी, पद्मावती जी की। पद्मावती की टिकट काट के राम साहब पांडे जी को टिकट जी दे दी थी, जिनका कोई वास्ता नहीं था राजनांदगांव से, दूर दूर तक का वास्ता नहीं था। मुंबई के व्यापारी का आदमी राजनांदगांव की लोकसभा जी। में अचानक टिकट लेके आता है जी और चुनाव लड़ता है और जीत भी जाता है। जी और चुनाव जीतने के बाद वो राम साहब पांडे कभी वापस राजनांदगांव नहीं आए। चुनाव जीतने के बाद भी चुनाव जीतने के बाद वो सीधे उनको सीधा दिल्ली सदन में रहना था। जी है ना, सीधे जब 77 का चुनाव होता है जी, तब वो जनता पार्टी के में आते हैं जी, और जनता लहर में मदन तिवारी उनको वहाँ चुनाव जी हरा देते हैं। जनता ने जवाब दे दिया, भैया आप काम के नहीं, क्या आप 5 साल काम नहीं किए। ये पहला अवसर था यशवंत जब वहाँ कांग्रेस को जी हार मिली थी उस टाइम पे, उस टाइम में जी 1977 तो के। ये 77 की कहानी हो गई जी, राम साहब पांडे आए, वो हालांकि उस समय लहर थी जनता पार्टी की थोड़ी। उसके बाद 89 में जी दुर्ग से धर्मपाल गुप्ता जी जाते हैं। शिवेंद्र बहादुर सिंह के जो खैरागढ़ के राजकुमार थे, शिवेंद्र बहादुर सिंह जी, उनके खिलाफ उनको कांग्रेस टिकट करती है जी, और धर्मपाल गुप्ता वहाँ चुनाव जीत जाते हैं। जी 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 शिवेंद्र बहादुर जी लगातार 2 बार सांसद थे, जबकि 80 और 84 में। जी 80 और 84। दरअसल शिवेंद्र बहादुर राजीव गांधी के बाल सखा थे, दोनों स्कूल के साथी रहे जी, इसलिए राजीव गांधी जी के रहते तक 91 तक जी इनको कभी टिकट विकट की दिक्कत नहीं हुई। जी टिकट विकट पा लेते थे ये। जी। और उसके बाद 89 में शिवेंद्र बहादुर सिंह को भाजपा के धर्मपाल जी, धर्मपाल गुप्ता जी दुर्ग से जाके वहाँ चुनाव जीतते हैं। जी। उसके बाद 91 में फिर शिवेंद्र जी आ गए। 91 में फिर शिवेंद्र बहादुर जीत जाते हैं। जी। 98 में मोतीलाल वोरा जी जी दुर्ग से राजनांदगांव जाते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। जी। उससे पहले 96 में बीजेपी वहाँ पे वापसी करती है अशोक शर्मा के माध्यम से। अशोक शर्मा जी तो अपने स्थानीय थे राजनांदगांव से, बाहर की बात बाहर की। जी। तो बाहर के लोगों को राजनांदगांव की जनता बहुत प्रेम से गले स्वीकार कर लेती है, दयालु है। थोड़ा भी नेतृत्व क्षमता हो, उनमें लगे कि इससे राजनांदगांव का मान बढ़ेगा, तो उसको स्वीकार करने में दिक्कत राजनांदगांव के लोगों को नहीं रही है। जी। मोतीलाल वोरा के 98 में। 99 में जी मोतीलाल वोरा जी और डॉक्टर मन सिंह के बीच
बेहद रोचक मुकाबला होता है। डॉक्टर साहब उससे चुनाव हारे थे। मैं आपको चुनाव, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष रहा हूँ वहाँ, उस समय मैं पत्रकार था राजनांदगांव में जी। तो स्थिति ये थी यशवंत कि मोतीलाल वोरा जी के सामने, मतलब मोतीलाल वोरा जी का इतना बड़ा राजनीतिक कद था जी कि उनके सामने दोबारा कोई टिकट लेके चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं था। मतलब उनके सामने कौन लड़े? वोरा जी के सामने कौन लड़ेगा, हारना ही तो है, ये धारणा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में थी जी। और 98 का विधानसभा चुनाव, 98 में विधानसभा का चुनाव जी डॉक्टर रमन सिंह कवर्धा से 17,000 मतों से योगीराज सिंह से हारे थे। राजनांदगांव का इनको प्रभारी भी बनाया गया था यशवंत, भाजपा की तरफ से डॉक्टर रमन सिंह को। जब देखे कि कोई प्रत्याशी तैयार नहीं हो रहा है, प्रभारी को ही प्रभार दे दो, तो पार्टी ने डॉक्टर रमन सिंह को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया। जुआ खेलने जैसा। हाँ, लड़ना तो है, लड़ना तो है, कोई नहीं लड़ रहा, लेकिन अटल लहर में सवार डॉक्टर रमन सिंह जी बड़ी खामोशी से चुनाव लड़े। मुझे एक सभा याद है मेरे को, प्रमोद महाजन जी की एक सभा थी जयस्तंभ चौक में, राजनांदगांव के। कीप साइलेंट सभा थी। लाइट भी गोल हो गई वहाँ सभा में, गोल कर दी गई कि गोल होगी? गोल हो गई थी, दिग्विजय सिंह का शासनकाल था जी। लाइट गोल हुई, मतलब पूरा जयस्तंभ चौक खचखच भरा था, अंधेरा, और शाम का समय, और थोड़ी देर में जब लाइट आती है, प्रमोद महाजन जी लगभग 45 मिनट भाषण किए। उस भाषण के बाद जो माहौल चेंज हुआ यशवंत वहाँ, मतलब उससे पहले लग नहीं रही थी डॉक्टर साहब जीत जाएंगे चुनाव? कहीं नहीं लगता था यशवंत। मतलब डॉक्टर साहब तो अकेले ही घूमते थे, प्रदीप गांधी, डॉक्टर साहब, ये 3-4 लोग थे जो दिखते थे कि भाजपा के काम कर रहे हैं। अशोक शर्मा जी, पारक जी, अशोक, तो 4-5 गिनती के, बाकी कोई उत्साह जैसी कोई स्थिति नहीं थी। और साइलेंटली एकदम खामोशी से अटल लहर इतनी तेजी से चल रही थी जिसका एहसास मोतीलाल वोरा जी को भी नहीं हुआ। और जब रिजल्ट आया यशवंत, तो मोतीलाल वोरा चुनाव हार गए थे। 25 से 26 हज़ार का फैसला था यशवंत वो। उस वक्त जबकि पूर्व सीएम रह चुके थे, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, बड़ा नाम, बड़ा कद था जी। और यही चुनाव जो है 99 वाला चुनाव डॉक्टर रमन सिंह के राजयोग को आगे बढ़ाता है, टर्निंग पॉइंट बाद में जिंदगी का। अटल जी की सरकार में डॉक्टर साहब केंद्रीय उद्योग राज्य मंत्री बनते हैं जी। वहाँ से स्थिति बदलती है, यहाँ जोगी जी का शासन आ जाता है, नए छत्तीसगढ़ राज्य का उदय होता है। जोगी जी का ट्रेलर चलता रहता है, उस समय इनसे कहा जाता है कि आप रिजाइन करके प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बन जाइए। ये अपना मंत्री पद छोड़ करके यहाँ प्रदेश भाजपा की कमान संभालते हैं। संयोग से सरकार बनती है और डॉक्टर साहब 15 साल मुख्यमंत्री रहते हैं, 2018 के पहले जी तक रहे जी। तो ये इतिहास है, मतलब स्वीकारने वाला जो इतिहास आपने बताया कि भूपेश बघेल में राष्ट्रीय राजनीति में जाने की पूरी संभावना है जी, और लगातार इसके लिए कवायद भी कर रहे हैं जी। भूपेश बघेल राजनांदगांव इसलिए भी बोल रहे हैं कि अभी राजनांदगांव लोकसभा में जो रिजल्ट अभी 2023 विधानसभा का 23 का, वो आप देखिएगा कि 8 विधानसभा में जी 5 में कांग्रेस जीती है, 3 में भारतीय जनता पार्टी, 3 में तीनों दिग्गज है, जो डिप्टी सीएम साहब भावना बोरा जी, उनकी खुद की अपनी हैसियत थी, अपनी लहर में जीत गई वो जी, लेकिन टाइट फाइट हुआ, ज्यादातर नहीं रहा जी। ठीक है, विजय शर्मा का इश्यूज अलग था जी, रिजल्ट वो दिखना ही था जो सोच रहे थे। हिंदुत्व का ऐसा जादू था वहाँ, ऐसा नशा चढ़ा था जी। ये मोहम्मद अकबर जैसे बड़े प्रत्याशी 40,000 के आसपास से हारना पड़ा जी। राजनांदगांव विधानसभा से डॉक्टर रमन सिंह खुद विधायक हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं जी। वहाँ गिरीश देवांगन प्रत्याशी बनाए गए जी। बाहरी वाला इशू हो गया, बाहरी इशू हुआ और डॉक्टर रमन सिंह से व्यक्तिगत लगाव राजनांदगांव के लोगों का था, इसलिए राजनांदगांव का रिजल्ट भी 3 सीट को छोड़ के बाकी लोकसभा की बाकी सीटों पे जी कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं जी। इंदर साहब मंडावी, मानपुर जी, भोलाराम साहू खुद जी, दलेश्वर साहू डोंगरगांव, हर्षिता बघेल और यशोदा जंगेल खैरागढ़, ये 5 सीट कांग्रेस जीती है। टोटल वोट जब अपन इनके लीड का जोड़ेंगे जी, तो भी कांग्रेस वहाँ प्लस ठीक-ठाक पोजीशन पे, राजनांदगांव कांग्रेस के लिए एक अच्छी सीट है, अनुकूल वातावरण नजर आ रहा है वहाँ पे पार्टी को, वहाँ पे कि भूपेश दाऊ के लिए ठीक है जी। और भूपेश बघेल चूंकि मुख्यमंत्री रहे हैं जी, और वहाँ के कांग्रेस खेती किसानी वाला बेल्ट है वो जी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क में रहे जी, तो मेरा ख्याल है कि भूपेश बघेल के लिए वो सीट सुरक्षित हो सकती है, ये मान करके कांग्रेस कोई निर्णय। राजनांदगांव शहर को छोड़ दे तो बाकी सीटें जो है ग्रामीण परिवेश की है, तो भूपेश बघेल के लिए वो अनुकूल भी है वाला मामला है जी, और किसान सीधे भूपेश बघेल से जुड़े हुए हैं जी, भूपेश बघेल के लिए
उस सीट को सुरक्षित मान करके कांग्रेस कोई तैयारी कर रही होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो बीजेपी और स्क्रीनिंग कमेटी में सारे विधायकों ने अपनी सहमति दे दी वहाँ की राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के। कवर्धा से विधायक रहे 2-2 बार के जी, तो उनके प्रस्ताव पे सारे विधायकों ने सहमति। कोई मना कर सकते? तो नहीं, सवाल मना करने का भी नहीं। सवाल ये है कि एक मजबूत प्रत्याशी राजनांदगांव को मिल जाएगा अगर ये हो रहा है तो ऐसे में फिर दाऊ जी का सामना किससे होगा? मधु से या फिर संतोष से या फिर कोई नया नाम? अभी जो स्थिति वहाँ जो जनचर्चा है, संतोष पांडे जी की टिकट को लगभग ये बताया जा रहा है कि उनको रिपीट करना बहुत मुश्किल है जी, है ना। रिजल्ट भी बेहतर नहीं है, नहीं ला पाए जी। मेरा ख्याल है कि उनकी टिकट संकट में है। अगर कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाएगी तो फिर मधु का नाम सबसे टॉप पे रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के भीतर सबसे लोकप्रिय नाम अगर कोई है तो केवल और केवल मधुसूदन यादव जी का है। मधुसूदन यादव किसी भी प्रत्याशी के लिए बहुत मतलब ये समझ लीजिए कि भूपेश बघेल को भी वहाँ टक्कर दे देंगे, टक्कर देने की मैच मजेदार रहेगा। हाँ, मतलब रिजल्ट देने की स्थिति में जब प्रदेश की जगह देश की निगाहें भी रहेगी। भूपेश बघेल जी चुनाव लड़ रहे तो वहाँ मधु जी, भूपेश बघेल के लड़ने से वैसी वो सीट हाई प्रोफाइल हो जाएगी, हाई प्रोफाइल सीट हो जाएगी और नेशनल मीडिया भी उसको फोकस करेगा। बिल्कुल, वाकई में तो उसका मतलब एक तरह से कहा जाए कि समीकरण भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। कुछ लोग ये भी चर्चा करते हैं कि जो है दाऊ जी को तो यहाँ से लड़ना चाहिए, दुर्ग से। देखिए, दाऊ जी के लिए तो राजनांदगांव तो एक है ही है, यहाँ चर्चा हो रही है जी। अगर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी में कोई बात आई है तो कहीं ना कहीं कोई बात होगी, तभी कोई बात बिल्कुल हो रही है जी। दुर्ग उनका होम टाउन है जी, और दुर्ग पहले लड़े भी हैं जी, और दुर्ग में कुर्मी साहू का एक अलग अपना समीकरण है बिल्कुल, तो दुर्ग तो है ही है बिल्कुल। दूसरा रायपुर और महासमुंद भी ऑप्शन में है जी। तो दाऊ जी को देखिए, भूपेश बघेल जी को खुद को तय करना है कि उनको लोकसभा लड़ना है कि नहीं लड़ना है बिल्कुल, और लड़ने के लिए भूपेश बघेल के लिए 3-4 सीटें बिल्कुल इशारा समझ आ रहा है, कुछ कुछ उनके चेहरे पे मुस्कान और बहुत सारी चीजें और समीकरण। दिल्ली की राजनीति करना है तो आपको जाना पड़ेगा, लोकसभा लड़ना पड़ेगा, प्रोटोकॉल मेंटेन होता कि ठीक है। तो मुझे लगता है कि राजनांदगांव लोकसभा सीट पर हम ज़्यादा आगे और बात नहीं करते, क्योंकि लगभग सारी जरूरी चीज़ें आ गई हैं और बाकी बची सीटें जैसे कि दुर्ग। एक चीज़ और समझिएगा जी, 11 लोकसभा सीट है जी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो निराशा का वातावरण है उसको दूर करने के लिए भी आपको हर सीट में बड़े नेताओं को उतारना पड़ेगा, चुनाव लड़ाना पड़ेगा। जैसे दुर्ग की सीट है जी, आप लड़ाइए रविंद्र चौबे को, आपको वातावरण बनता दिखेगा, माहौल दिखेगा। ताम्रध्वज साहू भी है, ताम्रध्वज साहू जी हैं जी, क्योंकि अभी पैसा भी तो लगाना है। अच्छा, लोकसभा लड़ना है, कोई फ्री फंड में नहीं लड़ना, पार्टी पर सरकार में होनी आप 2 साल सरकार में 2 टर्म से है ना, तो पैसा लगाने की स्थिति में आम कार्यकर्ता तो नहीं है, जो पहले से रहे, जो विधायक सांसद रहे, उन्हीं लोग पैसा खर्चे कर पाएंगे जी। तो संसाधन में सक्षम है, संसाधनों से जो मजबूत होगा वो भी चुनाव में दिखेगा। लेकिन दुर्ग से एक नाम तेजी से सामने आ रहा है, एकदम फ्रेश चेहरा, राजेंद्र साहू। देखिए, राजेंद्र साहू वासुदेव चंद्राकर के कुनबे के एक महत्वपूर्ण साथी रहे हैं यशवंत जी, और दाऊ जी के राइट हैंड, और ताराचंद नहीं, अभी दाऊ जी की तो राइट हैंड अभी बने ये जी। लेकिन राजेंद्र साहू का अपना राजनीतिक वजूद है, उनका एक ग्राउंड पे उनके लोग हैं। मान मंच से मैं आपको बता दूं कि दुर्ग मेयर का जब चुनाव उन्होंने लड़ा जी, तो नंगाड़ा छाप, वो कहते हैं कि वो चुनाव जीत चुके थे जी, टेबल में हरा दिया गया। ये कई तरह की कहानी होती है, लाइट गोल होना, ये सब संकेत भी था जी। और उनके हारने के बाद उनका जुलूस निकला था यशवंत दुर्ग में, हार कर भी जीत गए थे राजेंद्र साहू, बाजीगर बोलते वो। शहर के लोगों ने उनका जुलूस निकाला जी, पूरा दुर्ग शहर की दुकानें दूसरे दिन बंद थी जी। तो ये राजेंद्र साहू का व्यक्तिगत है, तो चलो ठीक है, उस पे लोकप्रिय है बिल्कुल। अभी और दुर्ग पे हम बाद में बात करेंगे, इसलिए अभी ज्यादा डिस्कशन नहीं करते। अच्छा नाम है बिल्कुल, तो दुर्ग को लेकर हम बाद में बात करेंगे, रायपुर पर बाद में बात करेंगे, कोरबा पर भी बाद में बात करेंगे, क्योंकि कोरबा भी इन दिनों चर्चा में है, दुर्ग वालों की वजह से और ज्यादा चर्चा में, तो अभी हम डिटेल में बात करेंगे। तो हमारी बातचीत कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव में क्या कुछ कर सकते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि उनका जाना कितना सही रहेगा, कितना गलत रहेगा, समीकरण क्या कुछ कहेगा। आप अपना आकलन करके हमें कमेंट करके जरूर बताइए, उस कमेंट को भी लोग पढ़ते हैं, उससे माहौल बनता है। बिल्कुल, जय हिंद, जय जवान। राजनांदगांव से भूपेश बघेल चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्यों राजनांदगांव जा रहे हैं भाई? दुर्ग से लड़ना चाहिए उनको, दुर्ग से पहले भी लड़े हैं, ताराचंद जी के साथ लड़े थे, फिर रायपुर में रमेश भाई जी के साथ लड़े, अब यहाँ भी मौका है, लड़ना चाहिए उनको।
अपनी कर्मभूमि अपनी जन्मभूमि को छोड़ के क्यों भाग रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता। क्या डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, चिंतित हैं, क्या हैं, वो स्वयं जाने। लेकिन मैं तो उनसे यही आग्रह करूंगा, विनम्र आग्रह करूंगा कि दुरुख से लड़े। आप आग्रह स्वीकार करेंगे क्या सर? खास तौर पे आपके लिए बोला गया है। जहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि मुझे पूरे प्रदेश में घूम के प्रत्याशियों को प्रचार करना चाहिए, जिससे लाभ मिलेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। मतलब कोई पर्टिकुलर सीट से इच्छुक मुझे नहीं? मैं चुनाव लड़ने के व्यक्तिगत रूप से बोले, मैं तो विधायक हूँ, मुझे चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता है। लेकिन यदि और मैं ये भी सोचता हूँ कि अभी जैसे पूरे प्रदेश में घूम घूम के जितने जो प्रत्याशी होंगे उनके पक्ष में प्रचार करने की जिम्मेदारी यदि मुझे मिलती है तो ज़्यादा अच्छा लगेगा।